हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देख रहे हैं 6 लेक्चर आज हमारे पास में फिजिकल ज्योग्राफी का। और फिर इस लेक्चर के अंदर आज हम देखेंगे लेसन नंबर 9 वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडस्केप। ठीक है, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रियाएं, आज हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए बने रहे मेरे साथ में। और मैं फिर से आपको एक बार फिर कह देता हूं कि ये जो क्लास है ये ओनली बीए पार्ट फर्स्ट के नहीं, इसके अलावा आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके काम आएगी। तो इसीलिए कंपटीशन वाले भी बने रहिए मेरे साथ में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों कि इसके बारे में हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि जो वोल्केनो होते हैं यानी जो ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी जो निकलेगा धरातल से, यानी ठीक है नीचे भूगर्भ से ज्वालामुखी निकलेगा तो वो कौन सी परत से ज्वालामुखी उद्गारित होते हैं, कौन सा क्षेत्र है जहाँ से ज्वालामुखी उद्गारित होते हैं। क्या वो क्रस्ट है, यानी जैसे आपने आंतरिक संरचना देखी होगी पृथ्वी की, तो उसमें हमारे पास में आता है क्रस्ट आती है, मेंटल आता है और कोर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो ज्वालामुखी उद्गारित होंगे वो भी 750 किलोमीटर की गहराई से होंगे, 750 किलोमीटर की गहराई से होते हैं। जबकि पृथ्वी का जो केंद्र है जो हमारे पास में कोर की अगर हम बात करते हैं, कोर की गहराई तो वो बनती है 6370 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी गहराई बनती है टोटल, यानी ये पृथ्वी का अर्धव्यास है, त्रिज्या है पृथ्वी की। तो जबकि ज्वालामुखी वगैरह जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, 750 किलोमीटर की गहराई से आते हैं। इसका मतलब ये अपने साथ जो भी पदार्थ लेकर के आएंगे वो कितनी गहराई तक होगा, 750 किलोमीटर की गहराई तक होगा। इससे ज़्यादा गहराई तक हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा। इसके लिए हमें जब हम आंतरिक संरचना को देखते हैं तो उसके लिए बाहरी स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उल्कापिंड वगैरह देखे जाते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं मेनली ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है वो 750 किलोमीटर की गहराई का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है इसे हम कहेंगे मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। इसे कहते हैं मैग्मा चैम्बर, ये ध्यान रखिएगा, मैग्मा चैम्बर। जो इसके बेसिक पार्ट है उसको आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। जिस नली के द्वारा ये मैग्मा धरातल पर पहुंचता है, उस नली को हम वेंट कहते हैं, उसे वेंट कहा जाता है। वेंट यानी कि नलिका, वेंट यानी कि नलिका कहते हैं। और जब ये धरातल पर पहुंचता है तो धरातल पर पहुंच करके ये एक शंकु के रूप में खड़ा हो जाता है, शंकु के रूप में ये बन जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे जैसे ज्वालामुखी निकलता रहेगा तो वो शंकु के रूप में बन जाएगा, तो इसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। और ज्वालामुखी शंकु के ऊपर कई बार यहाँ पर कीप नुमा एक खाली एरिया का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है ज़्यादा तीव्र गति से तो हमारे पास कीप नुमा यानी कटोरे नुमा यहाँ पे एक आकृति बनती है। और जब उसके अंदर वर्षा का जल रुकता है तो उससे हमारे पास में क्रेटर झील बनती है। क्रेटर झील ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे बनेगी क्रेटर। तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास में क्रेटर बनेगा। ठीक है, तो ये बातें होगी यहाँ पर। अब आपने देखना है इसके साथ में, देखिए यहाँ ज्वालामुखी से जो पदार्थ उद्गारित होता है, ज्वालामुखी से जो पदार्थ उद्गारित होता है उसे पायरोक्लाइट कहा जाता है। पायरोक्लाइट या क्लाइट कहा जाता है, पायरोक्लाइट। अब पायरोक्लाइट को अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पायरोक्लाइट, ये पायरोक्लाइट क्या है, ज्वालामुखी से उद्गारित होने वाला पदार्थ है। अब कोई भी पदार्थ हो सकता है तो उसको हम 3 अवस्थाएं हैं उसकी, तो अवस्था के आधार पर हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक हमारे पास में होगा यहाँ पे मैग्मा, दूसरा होता है टेफ्रा, और तीसरा होता है हमारे पास में गैस, तीसरा होता है गैसें। ठीक है ना। अब यानी मैग्मा जो होगा ये किस रूप में आएगा, द्रव के रूप में आएगा। टेफ्रा जो होता है ना, टेफ्रा ये ठोस पदार्थ होते हैं, जितने भी ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं वो टेफ्रा कहलाते हैं। और गैसें, जो भी गैसें बाहर निकलेंगी वो गैसें ही कहलाएंगी। यानी कि 3 अवस्था में से निकलेगी गैस,
ठोस और द्रव में से निकलेगा पदार्थ तो गैस के रूप में गैसें बाहर निकलेंगी, ठोस के रूप में टेफ्रा निकलेगा बाहर और द्रव के रूप में मैग्मा बाहर निकलता है, उद्गारित होता है। अब देखिए, तो पायरोक्लाइट हो गया हमारे पास में ज्वालामुखी से उद्गारित होने वाला पदार्थ, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैग्मा को। तो मैग्मा जो है इसे हम दो भागों में बांटते हैं, मैग्मा को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बेसिक मैग्मा, बेसिक यानी क्षारीय मैग्मा होता है, और एक होता है हमारे पास में अम्लीय मैग्मा, एसिड मैग्मा यानी अम्लीय। तो याद ध्यान रखिएगा, पहले मैग्मा के हमने डिवाइडेशन किए हैं, दो डिवाइडेशन किए हैं, एक बेसिक मैग्मा है और एक एसिड मैग्मा है। बेसिक यानी क्षारीय, एसिड यानी कि अम्लीय मैग्मा बाहर निकलेगा, उद्गारित होगा। अब इनमें डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस किस बात पे है, तो सिलिका के आधार पर इनमें डिफरेंस किया जाता है। सिलिका की मात्रा कितनी है, तो सिलिका जो होती है उसकी मात्रा बेसिक मैग्मा के अंदर 55% तक होती है, 55% तक हो सकती है, यानी 55% हाईएस्ट है उसका, उतनी हो सके। यहाँ पर सिलिका की जो मात्रा है हमारे पास में ये बन जाएगी 60 से लेकर 65% तक क्या मिलेगा अपने को, सिलिका मिलेगी इसके अंदर। तो इस सिलिका के कारण ही क्या हो जाएगा, अब सिलिका कम है तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, पतला रहेगा और ये कैसा रहेगा, हल्का। जबकि ये जो हमारे पास में एसिड है या सिलिका की मात्रा अधिक है तो ये गाढ़ा होगा और गाढ़े के साथ साथ ये चिपचिपा भी होगा, चिपचिपा, ठीक है। ये सिलिका के आधार पर हमने इसको बांट दिया। अब ये जो हल्का होगा तो इसका जो टेम्परेचर है ये 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि इसका 800 डिग्री सेल्सियस होता है। और एवरेज कुल मिलाकर के हमारे पास में इसका टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे वो 1000 डिग्री सेल्सियस का होता है। और यहीं पर ही आपने एक बात ध्यान रखनी है कि 1000 डिग्री तापमान पर कौन सा गलनांक, किसका होता है गलनांक बिंदु, तो वो होता है टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु जो होती है वो 1000 डिग्री तक सहन कर सकती है, उसके बाद में वो भी पिघलना शुरू हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, पतला मैग्मा है, सिलिका की मात्रा 55% है, तो इससे बनने वाली जो चट्टान होगी वो बेसाल्ट क्रम की चट्टानें होंगी, और जबकि यहाँ से जो चट्टानें निर्मित होंगी वो ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें होंगी, ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें निर्मित होती हैं, एसिड मैग्मा से, अम्लीय मैग्मा से निर्मित होती हैं। और यही बात आपने ध्यान रखनी है कि मैग्मा से यानी ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाली जो चट्टानें होती हैं वो चट्टानें होती हैं हमारे पास में आग्नेय चट्टानें। कौन सी होती हैं, आग्नेय चट्टानें, यानी ये आग्नेय चट्टानों का ही प्रकार है। बेसाल्ट चट्टानें और ग्रेनाइट क्रम की जितनी भी चट्टानें हैं वो क्या होंगी, अम्लीय से बनेंगी, और बेसाल्ट क्रम की चट्टानें जो होंगी वो बेसिक से बनेंगी, क्षारीय से मिलेंगी। चलिए इसके बाद में ये तो हो गया हमारे पास में मैग्मा का डिफरेंस हो गया आपस में। अब दूसरा हम बात करते हैं टेफ्रा की, टेफ्रा। इसको समझने के लिए सामान्यतः अपन एक यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो इसका जो हम यहाँ पे रखेंगे कि ये 25 mm जिसकी मोटाई जो है, ऐसे पदार्थ, क्योंकि ये ठोस पदार्थ है ना, तो ऐसे पदार्थ जिसकी 25 mm है, और ये हो जाएगा उससे भी कम यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पास में पहुँच जाएगा 5 mm के आसपास में आ जाएगा, 5 mm, ठीक है। इस तरफ हम जाएंगे तो 75 mm आ जाएगा, 75 mm आ जाएगा, ठीक है, यानी 75 mm का कोई पदार्थ होगा। तो जो हमारे पास में ये 5 mm का पदार्थ है इसे कहते हैं टफ, इसे टफ कहा जाता है, टफ, TUFF, टफ कहते हैं। टफ क्या होता है, टफ होती है एक तरह की राख ही होती है। टफ जो होती है वो क्या होता है हमारे पास में, राख होती है, टफ राख होगा। इस तरफ जो हमारे पास में 25 mm का होगा इसे कहते हैं लेपिली, इसे लेपिली कहा जाता है, लेपिली जो होता है ये थोड़ा सा मोटे दाने हो जाते हैं, दाने यानी कि मटर नुमा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास में दाने हो जाएंगे, जो पत्थर के होंगे ये टुकड़े, ठीक है। और यहाँ पर जब हम जाते हैं तो इस तरफ हमें मिलेगा बम, बम होते हैं बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े, इसे बम कहा जाता है। बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े जो होते हैं उसे बम कहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए ज़रा, यहाँ पे इस एरिया में अगर हम बात करेंगे कि जो 25 से थोड़ा सा कम की ओर आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ हमारे पास में लेपिली टफ मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लेपिली
टफ मिलेगा, लैपिली टफ, ठीक है। तो ये लैपिली टफ है, यानी दोनों यहाँ पे काउंट हो गए। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा ब्रेसिया, ब्रेसिया यहाँ पे हमें मिलेगा ब्रेसिया। तो ब्रेसिया जो होता है, ब्रेसिया थोड़े और मोटे कण होते हैं, तो ये बारीक कण है, ये बिल्कुल बारीक कण है। उससे मोटे कण कौन से हैं, लैपिली के। उससे मोटे कण किसके हैं, ब्रेसिया के। और उससे बड़े यानी काफ़ी बड़े चट्टानें जो हो जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी हमारे पास में, बम कहलाएंगी, ठीक है। बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े बम कहलाते हैं। तो ये जो पदार्थ है ये सारे के सारे क्या है, टेफ्रा है। ये सारे पदार्थ क्या है, टेफ्रा। बम है, ब्रेसिया है, लैपिली है और टफ है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है हम। इसके बाद देखिए गैसें, गैसों की यदि हम बात करते हैं, गैसें, तो गैसें इसमें से निकलने वाली गैसें हैं मीथेन, मीथेन के साथ में CO2, और CO2 के बाद में आएगी हमारे पास में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड आएगी, सल्फाइड। और सल्फाइड जो होगी हमारे पास में, और सल्फाइड के बाद में देखना जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा जल वाष्प। इसके बाद में आता है जल वाष्प। जल वाष्प जो है ना, जल वाष्प की मात्रा, जितनी भी गैसें निकलती हैं उसमें से 90% कौन निकलता है, जल वाष्प ही निकलता है। 90% क्या निकलेगा, नीचे से जल वाष्प आएगा। जल वाष्प क्यों आएगा, देखो जब ये मैग्मा इस वेंट से होता हुआ बाहर आएगा तो बीच में जितनी भी चट्टानें हैं, जितनी भी चट्टानें, क्योंकि ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, तो द्रव है तो इससे गैस तो बनेगी बनेगी, ठीक है। एक जल वाष्प तो बनेगा ही बनेगा। तो इसके साथ भी जो भी चट्टानें होती हैं बीच के अंदर, उन चट्टानों के अंदर जो भी नमी होती है, तो ये मैग्मा उन चट्टानों को गला देता है, और गलाने के बाद में उसमें से नमी अलग हो जाती है जलवाष्प के रूप में, और जो बचा रह जाता है वो क्या बन जाती है, राख बन जाती है, ठीक है। राख या उसके बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें कन्वर्ट हो जाता है और बाहर आकर के फिर बाद में ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट होने का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण हमारे पास में जल वाष्प की अधिकता और राख की अधिकता होना ही सबसे बड़ा क्या है, ब्लास्ट का कारण है। जितनी अधिक राख होगी, जितना अधिक उसमें जल वाष्प होगा। देखो जल वाष्प अधिक क्यों होगा, क्योंकि जितना अधिक वो चट्टानों को गलाएगा, जितनी अधिक चट्टानें गलेंगी उतना अधिक जलवाष्प बनेगा, और उतना ही अधिक क्या बनेगी हमारे पास में, राख बनेगी। तो ये राख और जो जलवाष्प है यही बाहर जाकर क्या करेंगे, ऊपर ब्लास्ट करेंगे, और उसी ब्लास्ट से हमारे पास में नई नई आकृतियां बनेंगी, ठीक है। तो ये तो थी इसकी सामान्य जानकारी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्रेटर किसे कहते हैं, वेंट जो इसकी नलिका होती है, मैग्मा चैम्बर जहाँ मैग्मा जहाँ पे स्टोर है, ये होता है हमारे पास में, ठीक है। अब हम इसके बाद में आगे देखते हैं इसका जो ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं उसमें क्या क्या हम देखना है आगे, उसका हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों तैयार है आपके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो था हमारे पास में क्या, वोल्केनिक लैंडस्केप, यानी वोल्केनिक क्रियाएं जो है हमारे पास में, ज्वालामुखी क्रियाएं, है ना। तो ज्वालामुखी क्रियाओं को हम यहाँ पे दो भागों में बांटते हैं। एक तरफ से हम देखेंगे प्रकार कि ज्वालामुखी के प्रकार क्या है, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि ज्वालामुखी से निर्मित स्थल रूप क्या है। ये मैंने ऑलरेडी पहले आपको बना करके शो कर दिया यहाँ पे, ताकि हमारे पास में वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप भी उसको आसानी से देख लें, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको ये डायग्राम अपने पास में बनाना है, और यदि आप इसको एग्ज़ाम के अंदर बनाते हैं, किसके लिए, BA वालों की बात कर रहा हूँ, यदि आप बनाते हैं तो आपके लिए यानी कि काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो देखिए ज़रा प्रकार हम अगर देखते हैं तो प्रकार में हम देखेंगे उद्गार अवधि और उद्गार स्वरूप, कि उसकी उद्गार अवधि क्या है और उसका उद्गार का स्वरूप क्या है, कि वो किस प्रकार से किसकी तरह उद्गारित हो रहा है। उद्गार अवधि के अंदर हम देखेंगे तो हमारे पास बनेगा सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी हमारे पास में बनेंगे, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ हम देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर तो कोटोपैक्सी, एटना, कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर के अंदर है, एटना इटली के अंदर है, कियालो हमारे पास में हवाईन द्वीप के ऊपर है, हवाई द्वीप जो USA का है, शास्ता USA देश के अंदर है, और बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो पहले अपन एक बार इस पे नज़र घुमा लेते सारे पे, सुषुप्त ज्वालामुखी, विसुवियस, नारकोंडा और फ्यूजियामा, ठीक है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो, एकांकागुआ, पोपा और देवमंद और कोह सुल्तान जो है हमारे पास में, ये हो गए हमारे पास में उद्गार अवधि के आधार पर। फिर हम देखते हैं उद्गार स्वरूप के आधार पर कि उनका उद्गार स्वरूप कैसा है, कि अगर वो हवाईयन तुल्य की तरह, हवाई
द्वीप पर जैसे उद्गारित होते हैं, अगर उनकी तरह होंगे तो हम उसे हवाई तुल्य कहेंगे। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य है, वोल्केनो तुल्य और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो होते हैं ये इस प्रकार के स्वरूप रखते हैं। दरारी उद्गार की अगर हम बात करते हैं तो दरारी उद्गार के अंदर आप देखेंगे कि ढक्कन का पठार, जैसे हमारे ढक्कन का पठार निर्मित हुआ है तो वो एक आधा ज्वालामुखी नहीं है, वहाँ पे क्या है, एक लंबी लाइन के अंदर एक दरार के रूप में ज्वालामुखी उद्गारित होते हैं और प्लेट जैसे जैसे प्लेटें आगे की ओर बढ़ती जाती हैं नया ज्वालामुखी उद्गारित होता जाता है और नया एक पठार जो है वो बन जाता है। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का पठार है, कोलंबिया और कमचटका का पठार, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसके स्थल रूप कैसे हैं। स्थल रूप क्या होंगे, या तो उसको वो बाहर जमा हो जाएगा, और बाहर तो जमा होगा ही होगा क्योंकि बाहर तो वो आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि ये जब ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है तो कहीं दो चट्टानों के बीच में अगर दरार है तो वो दरार के अंदर भी चला जाएगा, या हो सकता है कि वो वेंट के अंदर ही रुक जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से तो वो आंतरिक स्थल रूप बन जाएंगे हमारे पास में। बाह्य स्थल रूप में क्या बनेगा, बाहर की ओर शंकु बनेगा, पठार, मैदान, क्रेटर और कॉल्डेरा, ठीक है। क्रेटर जो होता है वो छोटी झील होती है, और अगर वही ब्लास्ट बड़ा हो गया है, बड़ा झील बन गई है तो वो कॉल्डेरा कहलाएगी। आंतरिक की बात करते हैं तो हमारे पास में बेथोलिथ, डाइक, स्टॉक, सील, लेकोलिथ, लेफोलिथ और फेकोलिथ जो होते हैं ये आंतरिक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। और उसके बाद में आ जाते हैं अन्य हमारे पास में, तो अन्य के अंदर गिज्जर, दुआरे, जलकुंड और सोल्फतारा जो होते हैं ये अन्य इसके रूप होते हैं, ज्वालामुखी के ही रूप होते हैं। गिज्जर के अंदर जैसे लगातार पानी निकलता रहेगा ऊपर की ओर, ठीक है, और दुआरे के अंदर धुआं निकलता रहेगा, अकेली गैस ही निकलती रहती है, इस प्रकार से होते हैं। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं उद्गार अवधि वालों को, अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि उनके अंदर कोई क्या क्या बात है हमारे पास में लिखने के लिए। तो आप साथ साथ में नोट करते रहना और यहाँ वीडियो को रोक करके लिख लेना और फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ठीक है। अब क्या करना है, हमें देखना है सक्रिय ज्वालामुखी। तो मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूं, आप उन बातों को नोट कर लीजिएगा। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जो लगातार उद्गारित होते रहते हैं और उद्गारित होते रहेंगे आगे की ओर, ठीक है ना। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। अब देखो सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर जो आता है हमारे पास में कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि बहुत सक्रिय ज्वालामुखी बहुत हैं, कम नहीं है मतलब। तो सक्रिय ज्वालामुखियों में कोटोपैक्सी जो होता है, कोटोपैक्सी जो है ये इक्वाडोर देश के अंदर है, और इक्वेडोर जो देश के अंदर है तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। बाकी सब हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए कोटोपैक्सी जो है ना, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वेडोर जो है देश है दक्षिण अमेरिका का, साउथ अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है ना, साउथ अमेरिका महाद्वीप का ये देश है इक्वेडोर, और ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है कोटोपैक्सी जो है। तो इसकी ऊंचाई है 5895, ठीक है, मीटर। ये हमारे पास में इसकी ऊंचाई है। कहीं की तो बुक्स के अंदर अलग अलग भी दिया जा सकता है, लेकिन ये हमारे पास लगभग परफेक्ट है। तो इक्वाडोर के अंदर जो कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये तो होगा ऊंचा ज्वालामुखी। अब देखिए एटना की यदि हम बात करते हैं, एटना तो ये है इटली के अंदर है इटली, और इटली के ये सिसिली द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर है। और सिसिली द्वीप ये जो इटली जो देश है वो अपने भारत की तरह प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब यानी उसके भी तीनों ओर पानी है। तो वो किस प्रायद्वीप के अंदर है, मतलब किस महासागर या सागर के अंदर है। जैसे हम हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, उसी तरीके से इटली के पास में क्या है, भूमध्य सागर है। यानी ये सिसिली द्वीप कहाँ पे बनेगा, भूमध्य सागर में बनेगा। भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप है, और सिसिली द्वीप किस देश का है, इटली का है। और इस इटली को यूरोप का भारत भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो एटना जो है ना सबसे प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे
प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय, प्राचीन सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिए कियालो, कियालो जो है हमारे पास में, तो कियालो है हवाई द्वीप पर, कियालो, हवाई द्वीप। अब ये हवाई द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर के अंदर है, कहाँ, प्रशांत महासागर के अंदर है, और प्रशांत महासागर के अंदर ये हवाई द्वीप है। तो ये किस देश के हैं, तो देश का नाम आएगा तो यूएसए, ये यूएसए देश के अंदर है, सॉरी यूएसए देश के अंडर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है शास्ता, शास्ता जो हमारे पास में ये भी यूएसए के अंदर है, शास्ता, शास्ता जो है ये सबसे वृहद सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो माउंट शास्ता कहलाता है, क्योंकि उसकी चोटी बन जाती है, चोटी बनने के बाद वो माउंट कहलाता है। तो ये यूएसए के अंदर है, यूएसए। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि ये सबसे वृहद सक्रिय ज्वालामुखी है, ओके। उसके बाद में आ जाता है बेरन, बेरन जो है आपको पता होना चाहिए बेरन कहाँ पे है, तो बेरन जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी भारत में स्थित है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में स्थित है, अंडमान निकोबार, ठीक है, भारत में। तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्लियर हो गए। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में इंपॉर्टेंट आ चुके हैं, बाकी हम आगे भी देखेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये रहे। अब देखिए उसके बाद में आते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो एक बार उद्गारित हुए लेकिन उसके बाद अब वो उद्गारित नहीं हुए हैं, लेकिन उनका उद्गारित होने की संभावना बनी रहती है कि ये कभी भी उद्गारित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रखनी है आपने कि ऐसे ज्वालामुखी जो एक बार उद्गारित होने के बाद अभी शांत है, परंतु ये कभी भी उद्गारित हो सकते हैं, यानी इनके उद्गारित होने की संभावना बनी रहती है। इसमें आता है हमारे पास में विसुवियस। विसुवियस जो है ये इटली के अंदर है, ये भी इटली, विसुवियस जो है इटली के अंदर है, और इटली का ये सिसिली द्वीप, वही सेम सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्लेट विवर्तनिक की, जहाँ प्लेटें आपस में टकराती हैं वहाँ गर्त बनते हैं, और जैसे ये प्लेट है हमारे पास में, ये प्लेट आपस में टकराएगी इस प्रकार से, तो बाहरी प्लेट जो है वो नीचे जाएगी, तो बाहरी प्लेट नीचे जाएगी तो वो गलन होकर उसके ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पे हल्की प्लेट के ऊपर ज्वालामुखी निर्मित होते हैं, ये बात बताई है। तो ऐसे ही अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और ये बीच का इलाका जो है हमारे पास में भूमध्य सागर आता है। तो इस इलाके के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गारित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इटली का जो विसुवियस है ना, ये पहली बार ये 79 ईस्वी के अंदर उद्गारित हुआ था, 79 ईस्वी में उद्गारित हुआ था, और 79 के बाद में ये शांत रहा, फिर ये लगभग 1683 के आसपास ये इस उद्गारित हुआ था। अब ये 1683 के पास उद्गारित हुआ है, लगभग हमारे पास में 1500-1600 साल बनते हैं, तो यानी ये क्या है, काफ़ी लंबे समय बाद हुआ। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, इसके बाद ये लगभग बहुत जल्दी उद्गारित होने लगा, यानी 1803 के अंदर, और 1803 के बाद में कुछ आंकड़ा हमारे पास में आता है 1927, 1928 और 1929, ठीक है। इसके बाद फिलहाल ये अभी एक बार शांत है, लेकिन फिर कब उद्गारित होगा नहीं पता, लेकिन हो सकता है, संभावना इसकी बनी रहती है। तो ये जो हमारे पास विसुवियस ज्वालामुखी है, ये सर्वाधिक बार उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी है, सर्वाधिक बार उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है, विसुवियस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आता है नारमकोंडा। नारमकोंडा जो है भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है, और नारमकोंडा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। फ्यूजियामा जापान का है, फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी है, और यहाँ के लोग जो हैं इसे वो देवता मानते हैं, देवता, ठीक है। तो इसे देवता के रूप में माना जाता है, देवताओं की भूमि कहा जाता है फ्यूजियामा को। किलिमंजारो, अब हम बात करते हैं मृत की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मृत जो ज्वालामुखी होते हैं, मृत इसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं, और सक्रिय ज्वालामुखी को जागृत कहा जाता है, जागृत जो जाग रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, ठीक है। मृत ज्वालामुखी में देखिए तो किलिमंजारो जो है हमारे पास में, तो किलिमंजारो
अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर तंजानिया देश है, तंजानिया देश, वहाँ पर स्थित है किलिमंजारो। और किलिमंजारो जो है इसकी भी लगभग जो हाइट है वो भी 5895 मीटर ऊंची इसकी हाइट है। और ये अगर हम कहें तो ये कहलाएगा हमारे पास में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है। किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत है। एकांकागुआ की बात करते तो एकांकागुआ फिर से हमारे पास में आ जाता है कहाँ, इक्वाडोर के अंदर, ठीक है। इक्वाडोर में है एकांकागुआ। और इक्वाडोर में एकांकागुआ जो है, एकांकागुआ इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर, 6960 मीटर है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन कहलाता है, इक्वेडोर कहलाता है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद में आता है पोपा। तो माउंट पोपा जो है हमारे पास में ये वेस्ट इंडीज में है, वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह के अंदर स्थित है, वेस्ट इंडीज में माउंट पोपा। और उसके बाद देखते हैं देवमंद और कोह सुल्तान जो है ये इराक के जो है हमारे पास में अन्य मृत ज्वालामुखी आ जाते हैं। क्लियर। तो ये था हमारे पास में ज्वालामुखी के प्रकारों के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी की क्रियाएं। उसमें हम ज्वालामुखी क्रियाओं को अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें से हमने प्रकारों में उद्गार अवधि के आधार पर हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे उद्गार स्वरूप के आधार पर। क्लियर दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो ये हमारे पास में टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर जाकर के आप इसकी PDF ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो चैनल है हमारा, ये क्वेश्चन क्विज है, ये हमारे पास में क्विज बैंक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्विज बैंक यानी यहाँ पर आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए एक हमने मुहिम जारी की है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप डेली बेस पर 5-10 क्वेश्चन करते रहिए, और साथ में आपको सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलता। कहीं पर भी आप देख लेना, कोई भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके देख लेना, उसके अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा बाकी आंसर क्यों नहीं है, इसके बारे में वहाँ पे आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको सोल्यूशन भी मिलता है। इसलिए बने रहिए मेरे साथ में, और करते रहिए लाइक, शेयर और कमेंट भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।